हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के हम लोग एक महत्वपूर्ण सेशन के बारे में पता करेंगे। पर्यावरण का सेशन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। और इसमें हम लोग पर्यावरण सुरक्षा और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में, उसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। और भी हम लोग आगे के लिए अलग अलग, जैसा आप लोग कमेंट कीजिएगा वैसा वैसा हम लोग जैसा कहिएगा वैसा हम लोग सारे सब्जेक्ट को भी पढ़ाएंगे। चलिए तो हम लोग आगे आगे पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन से पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, बताइए तो। पर्यावरण ऑप्शन ए है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। बी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। सी पारिस्थितिकी विभिन्नता से परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। और डी अप्रयुक्त सभी। देखिए, पर्यावरणीय अपकर्ष क्या है? पर्यावरणीय अपकर्ष का मतलब क्या है? उसके विनाश की अचानक किस तरह उसका विनाश है। तो किस तरह पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये भी बिल्कुल सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, जो मानव द्वारा कार्य है उससे पर्यावरण में विपरीत परिवर्तन आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगला है पारिस्थितिकी विभिन्नता से परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। जी, ये पारिस्थितिकीय असंतुलन भी हो रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। बोलते हैं अपक्षय का विचार संबंधित है, इसका होगा, बताइए। अपक्षय का विचार संबंधित है। ए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह। बी मौसम में दैनिक परिवर्तन। सी एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। डी उपयुक्त में कोई नहीं। ये अपक्षय का बिल्कुल है। हाँ, ये जिसको बोलते हैं प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टान सूक्ष्म टुकड़े हो जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? अपक्षय की क्रिया। देखिए, इसमें परिवहन नहीं, ये अपरदन से अलग होता है। अपक्षय अपक्षय और अपरदन में काफ़ी, अपक्षय और अपरदन में परिवहन भी जुटा होता है। ये टूट फूट के साथ उसमें परिवहन भी जुटा होता है, एक जगह से वो दूसरी जगह जाते भी हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ए ऑप्शन ए क्या है? धारणीय विकास। बी गरीबी कम करना। सी वातानुकूलन। डी कागज के थैले का प्रयोग। बताइए किसका पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं? तो इसमें बहुत ही आपको आसान है, गरीबी कम करना। ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा धारणीय विकास का एक क्वेश्चन, धारणीय विकास का हम लोग क्वेश्चन टिक करते हैं। हमारा ए ऑप्शन हो, पहला नंबर आता है धारणीय विकास। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक, देखिए, धारणीय विकास का लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया गया था। बी दूसरा नंबर है, धारणीय विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। देखिए, ये एसडीजी का जो लक्ष्य है वो 2020 तक, 2030 तक, 2015 में ऐसे एमडीजी जब समाप्त हुआ था तो 2015 से 2030 के लिए 15 साल के लिए बनाया गया था। तो बी तो बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं, धारणीय विकास का लक्ष्य गोल्स 1972 में वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। देखिए, हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है, कहता है। इसको हम लोग डिटेल से यहाँ पढ़ लेते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो+20 सम्मेलन में, कब हुआ था? रियो+20 सम्मेलन में, 20 सम्मेलन प्रस्तावित किया था। धारणीय विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसी को तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं और 2030 तक प्राप्त करना। धारणीय विकास क्या है? विकास के साथ पर्यावरण को भी संरक्षण करना है। ये आप याद रखिए। क्या ये कब आया था? 1972 में नहीं आया था, 1992 से में पहली बार ये जो रियो का सम्मेलन हुआ था उससे 20 वर्ष बाद, मतलब 2012 में आया था। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ये तो करंट का क्वेश्चन था। चलिए बता दीजिए कौन है? 116वां। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारणीय कृषि का अर्थ है आत्मनिर्भरता। ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता। बी विश्व व्यापार संगठनों के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि का प्रयोग में लाना। कौन सा हमारा सही है? इसका सटीक आंसर बता रहा है, बताइए। भूमि का इस प्रकार प्रयोग उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। बिल्कुल यही धारणीय विकास की ओर क्या कहता है? धारणीय कृषि को बोलता है। जिसमें आप लोग इसमें क्या करने का सलाह दिए? ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज नहीं करने का, ज़्यादा उसको क्या करने का, उसको मतलब कि जैविक खाद का उसमें मिश्रण करना और दलहनी फसलें का पालन करना, जिससे नाइट्रोजन बनी रहे, मिट्टी को अच्छा पोषक तत्व मिलता रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। रियो समिट के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन से, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था।
पहला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, बी पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, सी अंतर्राष्ट्रीय नई व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए सही है। बिल समझ में ना, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। दूसरा बी, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी, OECD के अधीन अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। डी दोनों, ए और बी। ऑप्शन ए और बी बताइए क्या होगा। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, यह क्या हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए नंबर सही होगा। यह जैव विविधता पर अभिसमय है, मुझे याद रखिएगा। ये जैव विविधता पर अभिसमय है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं कि रियो अर्थ समिट क्या होता है। रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, जैव विविधता अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में करता है। अच्छा ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एजेंडा 21 के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है एजेंडा 21 भाई, एजेंडा 21 के बारे में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि समाचारों में कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन लगता है 2020 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। इस पर थोड़ा डाउट है भाई। और उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। कथन एक सही था, बिल्कुल है। अब याद रखिएगा कथन एक क्या है, सही है। ये 2020 में नहीं 1992 में हुआ था ये। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में, काहिरा में, डरबन में, गोल्ड में। ये तो याद होगा आपको, रियो में, ऑप्शन भी सही है। चलिए हम लोग रियो +20 सम्मेलन पढ़ते हैं। रियो +20 सम्मेलन पढ़ते हैं। रियो +20 सम्मेलन आमतौर पर समाचार पत्रों में रहने वाला रियो +20 सम्मेलन का सम्मेलन क्या है। यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ये विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिवर्गीय बैठक है। सी, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है। डी, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्यों का सम्मेलन है। बताइए क्या है। यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह धारणीय विकास पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है, याद रखिएगा। रियो 20+ का मतलब 2012 में जो हुआ था। ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ है। 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन के 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनाया गया था। जोहान्सबर्ग में जो विश्व सतत सम्मेलन था उसके 10वीं वर्षगांठ के रूप में बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था, तो जोड़ लीजिए। पृथ्वी सम्मेलन का 1992 में, 5 वर्ष जोड़ लीजिए, 1997 में। दोस्तों डी नंबर हमारा ऑप्शन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में थे। 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक का आयोजन किया गया। और क्या हुआ, रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन 5+ के नाम से जानते हैं। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। उसके मूल्यांकन के लिए क्या काम हुआ है उस बारे में, तो चलिए एक अच्छा पहल था उसमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, ये याद रखिए, द फ्यूचर वी वांट। याद रखिएगा दोस्त, द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन नंबर ए हमारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, जेनेवा में, रियो डी जेनेरियो में। ये तो डी सही ऑप्शन होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGI की जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई रियो डी जेनेरियो में 2020 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। बताइए ऑप्शन नंबर। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी जो अपेक्षाकृत हरित एवं
एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है आविर्भूत हुई है। ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग में 2022 में के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। बी रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। सी पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। डी नई दिल्ली में 2020 के संधारणीय विकास में। ऑप्शन क्या होगा? बी। हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में हुआ था। चलिए हमारा आगे बढ़ते हैं दोस्त। विभिन्न संगठन एवं संस्थान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन से राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? नीरी कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नागपुर में, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ? 1958 में और नागपुर में। ऑप्शन बी नंबर हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें NEA से आशय है। NEA से क्या आशय है? नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो नेशनल बी हमारा बी ऑप्शन होगा, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। जेनेवा में। ऑप्शन आगे हम लोग बढ़ते हैं कि UNEP के मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में, नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा ये नैरोबी में है। सी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइए। द हेग, नैरोबी में। नैरोबी में अभी हम लोग पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा EPA का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंट। पहले ऑप्शन है एनवायरमेंट पॉल्यूशन एजेंसी, ऑप्शन बी एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, सी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। याद रखिएगा ये दोस्त। चलिए हम लोग आगे साथ पढ़ते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय स्थित है कहाँ? एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। बताइए कहाँ है? तो ये ऑप्शन ए है, एम्स्टर्डम में। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, ये जो अभी हम लोग पर्यावरण से जो महत्वपूर्ण संस्था पूछे थे उसका एजेंसी, इसके बारे में हम लोग और भी अच्छी, ये तो हम लोग क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस जो महत्वपूर्ण आए हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, इसका हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अभी इस और भी संस्था है जिसको इसमें बारे में क्वेश्चंस में नहीं है, हम लोग करेंगे। अब बस सपोर्ट कीजिए दोस्त मेरे। इसका हम लोग रिवीजन सेशन भी चलेंगे, पर्यावरण का रिवीजन सेशन, और इसका रिवीजन एनवायरमेंट इतिहास, पर्यावरण का इतिहास का, भूगोल का, पॉलिटी का रिवीजन सेशन भी स्टार्ट करेंगे। एकदम ऐसा सेशन की आप देखे नहीं होंगे, मतलब कि बहुत मस्त आएगा, एकदम अच्छा सा प्रीलिम्स बढ़िया मस्त प्रीलिम्स के लिए होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। इस पर्यावरण संरक्षण संबंधित अधिनियम में पहला हम लोग पढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए। 1981, 1986, 1995, 1986 में दोस्त। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण परिरक्षण, दूसरा नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? वही क्वेश्चन है 1986। चलिए ऑप्शन 3, निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? बी 1986 में। 1986 में। आगे हम लोग 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान, छड़ई मुबारक पर्यावरण विधान, इको संरक्षा नियम। इसको कैसे जानते हैं? छाता विधान। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है, और वर्ष अम्ब्रेला लेजिस्लेशन वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। छाता अम्ब्रेला मतलब जानते हैं? अम्ब्रेला स्पेसीज भी होता है, अम्ब्रेला लॉ भी होता है, मतलब कि एक जो लॉ बना है उसके अंदर कई तरह के गुण होते हैं, कई तरह लॉ उसमें समाहित है, कई तरह कानून समाहित है। समझ में आया? उसमें देखिए पर्यावरण में जैव विविधता वाला कानून उसमें समाहित है, एनिमल को प्रोटेक्शन वाला, हाथी को प्रोटेक्शन के लिए जो चलाते हैं वो समाहित है, बाघ के प्रोटेक्शन के लिए। तो बताइए इसमें विभिन्न तरह वन अधिनियम भी इसमें समाहित हो जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। चलिए दोस्त आगे हम लोग बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था? जेनेटिक इंजीनियरिंग, बताइए। ऑप्शन ए
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, बी माल के भौगोलिक प्रदर्शन रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम एक्ट 1999, सी पर्यावरण अधिनियम 1986 और वन्यजीव अधिनियम 1972। जेनेटिक अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में किसका अधीन किया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, दूसरा पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक, तीसरा औद्योगिक नीति, 4 शिक्षा नीति, नीचे दिए कोड का सही प्रयोग डी। इसमें देखिए वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण संबंधित है, ये सभी संरक्षित हैं, याद रखिएगा दोस्त। इसीलिए इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता था 1986। वही एक्ट देख लिए इसमें कितने चीज़ को प्रोटेक्शन कर रहे हैं बताइए। पर्यावरण शिक्षा नीति में भी पर्यावरण के बारे में, संरक्षण के बारे में जोड़ा गया। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया 2008, 2009, 2010, 2011। कब? 2010। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे दोस्त बढ़ते हैं। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। और मेरा ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा दोस्त, ये काफ़ी बार चर्चा में रहती है। ये ताजमहल के संरक्षण के बारे में और चीज़ को, यमुना नदी के जो किनारे से मोनूमेंट हैं बहुत सारे, उसके बारे में, संरक्षण के बारे में, जहाँ पर्यावरण हरासमेंट होती है, जहाँ पर्यावरण को नुकसान अधिक होता है, वहाँ ये अधिक बहुत अच्छा निर्णय लेती है इसका। और ये बहुत पर्यावरण के संरक्षण बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। भारत की परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से के संदर्भ में सत्य नहीं है? पहला, क्लीन एनवायरनमेंट मैकेनिज्म की स्थापना। बी, नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश। सी, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बी बेसिक। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, बताइए कौन सा कथन होगा? बताइए दोस्त। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक के 19वीं बैठक में शामिल, हमारा ये ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुरूप अधिनियम हुआ था? कौन सा अनुरूप अधिनियम हुआ था? हमारा ये है, ऑप्शन पढ़ते हैं। 1, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार का अंग माना जाता है। बी, दो अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। आगे हम लोग पढ़ते हैं। 3, अनुच्छेद 243 एक अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, जो जीवन का अधिकार में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के गठन किया गया है। समझ में आया? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सिर्फ क्या है इसमें? ऑप्शन हमारा सिर्फ 1 सही है। समझ में, याद रखिएगा। 2043 के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप, इसमें ऐसा कोई बात नहीं किया गया है। आते हैं तो ये ऑप्शन सही है। अनुच्छेद जातियों कल्याण का अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानिक, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, जब आएगा तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी के लिए हम उसको नहीं मानिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? यह एनजीटी एक अधिनियम द्वारा किया गया है, और जबकि सीपीसीबी एक गठन सरकार की कार्यपालिका आदेश से किया गया है। दूसरा, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमा को भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, उसको भी क्या प्रावधान के तहत ही गठित किया गया था। और ये सीपीसीबी को भी जल प्रावधान क्या है, जल प्रदूषण के प्रावधान सहायता। तो आगे हम पढ़ते हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे थोड़ा सा जान लेते हैं ऑप्शन, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 में क्या हुआ था? 2010 में इसका गठन किया गया था। वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए किए गए थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है, जिसका सितंबर 1954 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत किया गया था। समझ में आया? इसमें ये भी एक क्या है, संवैधानिक संस्था है, जिसको कानून द्वारा बनाया गया था, अधिनियम द्वारा। उसको भी अधिनियम द्वारा, ऐसा गलत है कि उसको कार्यपालिका का आदेश द्वारा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर सही होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। बस इतना आज हमारा जो महत्वपूर्ण एक्ट था, और एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे भी। अभी ये तो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस लगा रहे हैं दोस्त, और आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग
आगे पढ़ेंगे। चलिए दोस्त, नमस्कार। हाँ, बस आपको सपोर्ट करते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी आप जैसे चाहेंगे, और हम लोग नए नए तरीके से नए नए सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे और भी बेटर करेंगे और तैयारी को पूर्ण रूप से सुदृढ़ बनाएंगे। चलिए दोस्तों, ओके।